नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर दीपावली की रात आग लगी थी, जस्टिस वर्मा उस रात अपने घर पर मौजूद नहीं थे। आग लगने के बाद उनके कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी मात्रा में जलते हुए नोटों की गड्डियां वहां से बरामद की। अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, सीधे हाई कोर्ट के जज से जुड़ा हुआ था, तो सारे अधिकारी बेहद ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। उन्होंने जो कानून का प्रोसीजर इस मामले में होना चाहिए था, उसका भी पालन नहीं किया। उल्टा उन्होंने इस मामले की खबर दी सीधा सुप्रीम कोर्ट को। किसी तरह 3-4 दिन तक ये मामला दबा रहा। हालांकि ये पब्लिक डोमेन में आ गया था और किस तरह से आ गया था ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में आ गया था। जब देश भर में इस विषय पर चर्चा चल निकली तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस घटना का एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें जलते हुए नोटों की गड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और ये भी आप देखिए कि फायर ब्रिगेड हेड ने उस समय, जब ये पब्लिक डोमेन में बातें चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया था, तो उनका एक बयान आया था कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, हमें नोटों की कोई गड्डियां जलती हुई नहीं मिली हैं, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वीडियो आने के बाद ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ हुआ था। खैर, मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 मई को तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इन हाउस जांच समिति का गठन कर दिया, जिसके अंदर 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 1 हाई कोर्ट की जज थे। इस समिति ने अपनी जांच में जस्टिस वर्मा को इस मामले के लिए दोषी पाया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनके यहाँ जलते हुए नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी और जस्टिस वर्मा इस मामले में कोई साफ साफ जवाब नहीं दे पाए हैं। बेशक वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि जस्टिस वर्मा के यहाँ बड़ी मात्रा में जलते हुए नोटों की गड्डियां मिली थी और बाद में उन्हें वहां से किसी ने हटा दिया था। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने के लिए कहा, तो जस्टिस वर्मा ने इन दोनों ही चीजों को मानने से इनकार कर दिया। तब प्रोसीजर के तहत सीजेआई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत सरकार को एक सिफारिशी पत्र लिखा, जिसके अंदर उन्होंने जांच समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक सिफारिशी पत्र लिख दिया। सरकार को जब ये सिफारिशी पत्र और ये जांच समिति की रिपोर्ट मिली, तो जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसकी शुरुआत कर दी। सुनने में आ रहा है कि मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार ने महाभियोग लाने के लिए कमर कस ली है और उसके लिए विपक्षी पार्टियों से राय मशवरा किया जा रहा है। लेकिन क्या संसद में महाभियोग लाकर किसी जज को उसके पद से हटाना क्या इतना आसान काम है हमारे देश में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश में महाभियोग की प्रक्रिया बहुत लंबी, थकाऊ, उबाऊ और टाइम लेने वाली है। यही कारण है कि संविधान में महाभियोग लाकर किसी जज को उसके पद से हटाने की व्यवस्था बेशक दी गई हो, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक महाभियोग के द्वारा जजों को हटाने के प्रयास तो कई बार हुए, लेकिन आज तक किसी भी जज को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सका है। जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह जज को उसके पद से हटाने का काम भी राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के माध्यम से महाभियोग चलाने की अनुमति देंगी और उसके बाद एक तय कार्यक्रम के अनुसार संसद चलेगी, उसके अंदर महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाएगा और महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे जांच के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनेगी। वो जांच समिति दोबारा से जज के खिलाफ जांच करेगी
और अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सौंपेगी। सीजेआई उस रिपोर्ट को संसद को सौंपेंगे। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया जारी होगी और महाभियोग की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है। महाभियोग के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और जैसी इस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2/3 बहुमत के लिए सरकार को कितना एड़ी चोड़ी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही आप देख रहे हैं कि जब से महाभियोग लाने की सुगबुगाहट शुरू हुई है तभी से कांग्रेस और पूरे इंडी गठबंधन ने इसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। खुद आप कपिल सिब्बल का बयान देख लीजिए, उन्होंने तो सीधे सीधे इसे न्याय व्यवस्था पर हमला बताया है, न्यायपालिका की आजादी पर खतरा बताया है। हमारे देश की राजनीति आज पूरी तरह से मोदी वर्सेस ऑल हो चुकी है, यानी कि सरकार जो भी काम करेगी हमारे विपक्ष को उसके अंदर विघ्न डालना ही डालना है, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। आप देख लीजिए, एक हाई कोर्ट के जज जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिए सरकार को कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे ये आप आने वाले समय में देखेंगे। हमारे देश के विपक्ष ने सरकार के अंधे विरोध की एक अपनी नीति बना ली है, यही उनकी राजनीति की धुरी बन गई है। तो जब किसी जज को इतनी ज्यादा रक्षा प्रणाली से लैस किया जाएगा कि सीजेआई के कहने पर वो इस्तीफा भी नहीं देंगे, वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी नहीं लेंगे और महाभियोग द्वारा हटाना उन्हें बेहद ही दुष्कर कार्य है, तो आखिर इस तरह से न्यायपालिका में फैले हुए भ्रष्टाचार के ऊपर आखिर अंकुश किस तरह से लग पाएगा। अब महाभियोग के लिए सरकार को यदि पर्याप्त समर्थन नहीं मिलेगा तो लगता है कि सरकार भी अपनी होने वाली किरकिरी से बचने के लिए इसको ठंडे बस्ते में भी डाल सकती है। ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार इसके ऊपर कितना गंभीर है और क्या एक्शन लेती है। और इस महाभियोग को, यदि ये महाभियोग पास होता है तो ये भारत की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक के इतिहास में पहला उदाहरण होगा जिसमें महाभियोग के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त किसी जज को उसके पद से हटाया जाएगा। अब संसद में क्या होगा ये तो अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार आखिर किस कदर फैला हुआ है, इसकी जांच कौन सी मशीनरी करेगी, कौन सी जांच समिति ऐसी बनेगी कि जो इस विषय पर कोई मंथन करेगी, इस विषय पर कोई रिसर्च करेगी और वो पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा कि न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार आखिर किस वजह से है और किस स्तर पर है। यदि भ्रष्टाचार में शामिल किसी जज को हटाने के लिए इतनी दुरूह प्रणाली हमारे देश के अंदर है तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इसको सुधारने के लिए सबसे पहले युद्ध स्तर पर काम करे। यदि महाभियोग लाकर जस्टिस वर्मा को किसी तरह उनके पद से हटा भी दिया जाता है तो एक सवाल तो हमेशा ही खड़ा रहेगा जिसका जवाब मुझे लगता है इस देश को कभी भी नहीं मिलेगा, और वो सवाल ये है कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर जस्टिस वर्मा आखिर किसके साथ अन्याय करने के लिए इतनी मोटी रकम स्वीकार कर रहे थे। वे नोटों की इतनी बड़ी मात्रा में मिली कड्डियां किस अन्याय के एवज में ली गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।